हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन हेडिंग बनाई गई है, जो एक ऑपरेशन चलाया गया है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ध्वस्त, और वो है आतंकी, तस्कर, गैंगस्टर गठजोड़ के विरुद्ध देश में एक मुहिम चलाई जा रही है और उसी के तहत ये 324 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसमें एनआईए ने कार्रवाई करी है, जिसमें हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस ने भी सपोर्ट किया है। तो इसी न्यूज़ को यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो मेन न्यूज़ को तो हम देखते ही हैं। आतंकी, तस्कर, गैंगस्टर गठजोड़ के विरुद्ध ऑपरेशन ध्वस्त जारी रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 129 स्थानों पर छापेमारी की है। एनआईए के साथ साथ हरियाणा पुलिस ने 10 जिलों में 52 और पंजाब पुलिस ने 17 जिलों में 143 स्थानों पर छापे मारे हैं। इस गठजोड़ के विरुद्ध पिछले वर्ष अगस्त से 3 एफआईआर दर्ज करने के बाद से एनआईए की यह छठी छापेमारी है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 5:30 पर शुरू किए गए इन छापों में कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो है सिद्धरमैया की ताजपोशी पर शिव कुमार ने फंसाया पेच। हालांकि डिसीजन हो गया है और सिद्धरमैया ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है और इसमें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के सियासी दांवपेच ने नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की मशक्कत बढ़ा दी है। हालांकि ये अब जो मैं आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक ये डिसीजन हो चुका है कि सिद्धरमैया ही वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर कुछ और फैसला हो जाता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में भी जो खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने दोनों जो उम्मीदवार थे उनके हाथ पकड़कर विक्ट्री का साइन दिया है, जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उर्वरकों पर 1.08 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को फॉस्फेट और पोटास यानी कि P&K उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह किसानों को चालू खरीफ मौसम में सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कुल उर्वरक सब्सिडी बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 में यूरिया पर घोषित 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल है। केंद्र सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खरीफ मौसम होता है अप्रैल से सितंबर का होता है। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक कीमतों में कमी की वजह से जारी खरीफ मौसम में पोटास और फास्फेट उर्वरकों पर सरकार पर सब्सिडी का बोझ घटा है। 2023-24 के पूरे वित्त वर्ष के दौरान उर्वरकों पर खर्च 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से अभी नहीं हटेगी सेना। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार आतंकियों को सिर उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। इसलिए राजौरी, पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से सेना की तैनाती घटाने की योजना पर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीते दिनों आतंकी हमले में आई तेजी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी और अभी भी दी है कि इस समय आतंकी व अलगाववादी खुद की जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। ऐसे में सेना की मौजूदगी घटाने से उन्हें मौका मिलेगा। आतंकी घुसपैठ बढ़ाने की आशंका को देखते हुए सेना की तैनाती घटाना अभी उचित नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने बीते वर्ष राज्य के कई अंदरूनी इलाकों से चरणबद्ध तरीके से सेना की मौजूदगी को घटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी जगह आतंकरोधी अभियानों व सुरक्षा कवच में सीआरपीएफ और पुलिस की भूमिका को बढ़ाया जाना था। पहले चरण में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कश्मीर संभाग में दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों के अलावा गादरबल और बड़गाम के
से सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियनों को हटाया जाना था। राजौरी, पुंछ में रोमियो फोर्स, डोडा, किश्तवाड़ा व रामबन के कुछ हिस्सों में डेल्टा फोर्स, उधमपुर और बनिहाल रेंज में यूनिफॉर्म फोर्स, दक्षिण कश्मीर में क्विक्टर व उत्तरी कश्मीर में किलो फोर्स सक्रिय है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड की जो बैठक होने वाली थी सिडनी में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, वो कैंसिल कर दी गई है और उसका कारण है जिस तरीके से अमेरिका में आर्थिक संकट चल रहा है और जो ऋण का जो संकट है उसकी वजह से जो बाइडेन ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी और इस वजह से क्वाड जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। अब इस न्यूज़ पर आ जाते हैं कि क्वाड बैठक रद्द मगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मोदी। देखिए, सिडनी में अगले हफ्ते होने वाली क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संगठन शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। घरेलू संकट में फंसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार देर रात ऑस्ट्रेलिया जाने की यात्रा रद्द करने का ऐलान किया। उस वजह से ही बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने क्वाड बैठक नहीं होने की घोषणा की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। क्वाड के चारों देशों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हिरोशिमा में ही G7 देशों की शिखर बैठक के दौरान ही समय निकालकर क्वाड देशों के नेता वहां एक संक्षिप्त बैठक में भाग लेंगे। क्वाड में 4 देश G7 की बैठक के दौरान वहां मिलेंगे। अमेरिका में ऋण संकट गहरा हो गया है जिसके समाधान की कोशिश जारी है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी को मनाने की कोशिश हो रही है ताकि वहां के कांग्रेस से ऋण सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिल जाए। इतिहास में पहली बार अमेरिकी सरकार इस तरह के संकट में फंसी है, इसलिए गंभीरता को देखते हुए ही राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाने की यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया है। इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि अगले हफ्ते की क्वाड शिखर बैठक नहीं होगी, लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि जापान में ही क्वाड नेताओं की एक बैठक हो जाए। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें हिस्सा ले लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से सुरक्षा उपायों पर मांगी है रिपोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक मशीनरी मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आंखें ना मूंदे। साथ ही शीर्ष अदालत ने मणिपुर सरकार को राज्य के हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्नीवाला की पीठ ने कहा कि वह बहुसंख्यक मैती समुदाय को आरक्षण देने के मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले से उत्पन्न कानूनी मुद्दों पर विचार नहीं करेगी। इस आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं हाई कोर्ट की एक बड़ी पीठ से के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने कहा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। भारत की सर्वोच्च अदालत के रूप में यह सुनिश्चित करेगी कि राजनीतिक मशीनरी स्थिति को लेकर आंखें बंद न रखे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सहकारी क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए बनेंगे 1100 नए FPO। सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन का गठन एवं संवर्धन किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक FPO को केंद्र की ओर से 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को FPO बनाने पर प्रति यूनिट 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। कृषि एवं किसान मंत्रालय नए FPO को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC को सौंप देगा। सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसान प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को और गतिशीलता, व्यवहारिकता एवं वित्तीय रूप से स्थायी बनाने में मदद मिलेगी। देश भर में अभी लगभग 13 करोड़ किसान पैक्स से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से पैक्सों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। अभी तक पैक्सों के पास अल्पकालिक ऋण, बीज एवं उर्वरक आदि के वितरण का काम होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
ये जो अदानी और हिडनबर्ग मामला चल रहा था उसमें सेबी को जांच के लिए 3 माह और मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी को अदानी समूह की कंपनियों पर शेयर की कीमतें गलत तरह से बढ़ाने के आरोप की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का समय और दे दिया है। कोर्ट ने सेबी की जो जांच है पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का वक्त दिया है। हालांकि सेबी ने कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस AM स्प्रे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट की प्रति पक्षकारों को देने का आदेश देते हुए मामले को 11 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति से कहा है कि वह मामले में कोर्ट की मदद करना जारी रखे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जांची जाएगी देश भर में अमृत सरोवरों की गुणवत्ता। देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार अब तक 50,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण करा चुकी है। ये जल स्रोत स्थायी रूप से जनता को पानी मुहैया करा सकें, इसलिए सरकार ने इनकी गुणवत्ता की अंतिम जांच ब्लॉक और राज्य स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। सभी राज्यों को ग्राम विकास मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरोवरों का सोशल ऑडिट 10 जून तक कराने की समय सीमा तय की गई है। मिशन अमृत सरोवर की प्रगति और निगरानी की समीक्षा ग्राम्य विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने सभी राज्यों के संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव राज्य व जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में की है। गत दिवस नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में निर्देश दिया गया है कि अभी तक जितने भी अमृत सरोवर बन चुके हैं अब उनकी गुणवत्ता की अंतिम जांच करा ली जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि IT हार्डवेयर के लिए PLI को मंजूरी दे दी गई है। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बाद अब लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन PC जैसे IT हार्डवेयर उत्पादों के निर्माण प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। संचार, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में IT हार्डवेयर का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के तहत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2028-29 तक सरकार IT हार्डवेयर के इंक्रीमेंटल उत्पादन पर 17,000 करोड़ का इंसेंटिव देगा। सरकार के इस फैसले से 6 साल में 3.35 लाख करोड़ रुपए मूल्य के IT हार्डवेयर उत्पादन की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि 7 सालों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के उत्पादन की बढ़ोतरी दर सालाना 17% चल रही है और PLI स्कीम की मदद से मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उत्पादन 105 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ मोबाइल फोन का निर्यात 11 अरब डॉलर का रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 2024 में 6.7% की दर से बढ़ेगी आर्थिकी। घरेलू मांग मजबूत रहने से कैलेंडर वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों तथा कमजोर बाहरी मांग के चलते इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा। मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की 2023 के मध्य तक वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट कहलाती हैं कि भारत कैलेंडर वर्ष 2023 में 5.8% और कैलेंडर वर्ष 2024 में 6.7% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। अनिश्चितता के दौर में खतरों को कम कर रहा है भारत। देखिए, अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े खतरों को कम करना महत्वपूर्ण है। यह कार्य अपनी प्रगति की रफ्तार बनाए रखकर भारत कर रहा है। यह बात बेल्जियम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीक परिषद की बैठक में कही है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया है। बैठक में
रणनीतिक तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस और प्रदूषण मुक्त तकनीक पर विचार किया गया है। जयशंकर ने इसे परस्पर हितों पर आधारित बहुत अच्छी बैठक बताया है। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत अच्छी रही है और उन कार्य पर आधारित था जो इस समय ज़रूरत बने हुए हैं। ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस पहुंची ताइवान, चीन को बताया खतरा। ताइवान के दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बुधवार को चीन को पश्चिम के लिए आर्थिक और राजनीतिक खतरा बताया है। मार्गरेट थैचर द्वारा 1990 के दशक में ताइवान का दौरा करने के बाद लिज ट्रस ताइवान आने वाली पहली पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार को आयोजित प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में अपने संबोधन में चीन पर तंज कसते हुए ट्रस ने कहा कि ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि वे दूसरा शीत युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यह हमारे साथ ही नहीं है। चीन अपनी नौसेना की तैयारियों को खतरनाक स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यह शांति काल में किसी देश की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी है। चलिए, तो ये आज का 18 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।